हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में पार्ट 1 में एफआईआर के बारे में आपको बताया था। एफआईआर के अंदर मैंने सेक्शन 154 के बारे में आपसे डिस्कशन की थी कंप्लीटली, लेकिन मैंने लास्ट में वहाँ पर एक कुछ बातें कही थी आपको कि जिसमें मैंने आपको 6 पॉइंट्स बताए थे। तो उन 6 पॉइंट्स में मैंने आपको ये कहा था कि ये जो पॉइंट्स होंगे ये मैं आपसे अगले पार्ट में डिस्कस करूँगा। देखिए, सबसे पहले उनको शुरू करने से पहले एक चीज़ मैं आपके माइंड में क्लियर करना चाहूँगा, वो ये है कि वो जो 6 पार्ट्स हैं वो आपको समझने क्यों हैं। सबसे पहले ये जान ले आप, बेरेट तो आपने पढ़ लिया, बेरेट तो आपने समझ लिया, लेकिन क्या होता है कि अगर आप कोई सेक्शन पढ़ते हैं, कोई लॉ पढ़ते हैं, तो उसके अंदर होने वाले कॉन्सिक्वेंसेस का भी आपको पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि उस लॉ के प्लस माइनस पॉइंट्स क्या हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए कि उस लॉ का इफेक्ट क्या है। आपको ये हर एक बात पता होनी चाहिए कि उसके अंदर जो वर्ड यूज़ किए गए हैं, अगर वो इतने ही डायरेक्ट हैं, इतने ही सीधे हैं वो, तो उससे रिलेटेड केस की होते हैं। देखिए, अगर आप एक बात जर्नली भी समझ कर चलें, ये कहते हैं कि भाई आपने अगर कोई क्राइम किया इसके लिए ये पनिशमेंट है, वो तो पता ही है, वो तो उस क्रिमिनल को भी पता है, तो वो डिफेंस क्यों लेता है? फिर डिफेंस का मतलब क्या है लेने का? डिफेंस का मतलब क्या हो जाता है कि भाई इसमें ये बात नहीं लिखी गई, मैंने ये ऑफेंस नहीं किया, इसमें ये वर्ड एग्जम्प्टेड है। तो यहाँ से क्या पता लगता है कि हमें एक एक सेक्शन के एक एक वर्ड को हमें ध्यान से पढ़ना है। तो इसीलिए मैं आपके लिए एक एक वर्ड जो है वो डेप्थ में आपके लिए लेकर आता हूं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये मैंने आईपीसी के सेक्शन 1 आईपीसी कह रहा हूँ, सीआरपीसी के सेक्शन 154 के ऊपर पार्ट 2 की वीडियो बनाई है। 154 एफआईआर हमारा इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है क्योंकि देखिए, क्रिमिनल प्रोसीजर जो है वो शुरू होता ही कहाँ से है? वो होता ही एफआईआर से या फिर कंप्लेंट केस होते हैं। यही 2 जगह है जहां पर जो हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर है यहाँ से शुरू होता है। ये बेस है क्रिमिनल लॉ का। क्रिमिनल लॉ का बेस कहाँ से उठता है? क्या होता है क्रिमिनल लॉ? स्टार्ट उठता कहाँ से है? वो एफआईआर से। एफआईआर के अंदर जो बातें लिखी गई हैं वहाँ से ही सारा ट्रायल चलता है। तो चलिए, इसी बात को ध्यान में रखते हुए, इसी मोटिव को ध्यान में रखते हुए कि हमें जो सेक्शन पढ़ना है वो डिटेल में पढ़ना है, हम आज का टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं एफआईआर का आगे फर्दर प्रोसीडिंग से। देखिए, एफआईआर के अंदर सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि एफआईआर रजिस्टर कौन करेगा? एफआईआर रजिस्टर करने का मतलब क्या है? मान लीजिए आज कोई ऑफेंस होता है, आज कोई ऑफेंस हुआ, तो उसके रजिस्टर करवाने के लिए कहाँ जाएंगे आप? आप जाएंगे पुलिस ऑफिसर के पास, स्टेशन ऑफिसर के पास, जो वो आपके जुरिडिक्शन का होगा। तो वहाँ जाकर आप पुलिस स्टेशन में जाकर अपनी रिपोर्ट दर्ज करवाएंगे। रिपोर्ट अगर वो ऑफिसर दर्ज नहीं करता है तो क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे? तो उससे क्या होगा कि जो सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस है, आप उसके पास जाएंगे और सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस जो है, एसपी जो है, वो आपकी कंप्लेंट को रजिस्टर करेगा। या तो आप उसे रिटर्न में दीजिए, या तो आप पोस्ट भेजिए, या आप पर्सनली जाकर उन पर विजिट कर सकते हैं। तो वो आपकी जो कंप्लेंट है, अगर वो कॉग्निजेबल है तो उसकी एफआईआर रजिस्टर कर लेंगे। और अंडर सेक्शन 36 उनके पास पावर है कि वो अपने पास ही उसका जो इन्वेस्टिगेशन है वो स्टार्ट वहाँ से कर सकते हैं। तो ये सबसे एक पहला पॉइंट आता है। इसी से रिलेटेड मेरे पास एक केस है, वो है भगवान सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी का 2002 सुप्रीम कोर्ट का। देखिए, जो ये भगवान सिंह का केस है, इसके अंदर बेसिकली ये बताया गया था कि जो एफआईआर है उसकी वैल्यू क्या है। देखिए, उसकी इंपॉर्टेंस क्या निकलती है। इसमें भगवान सिंह ने कहा कि जो एफआईआर है वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि उसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन दी गई होती है वो क्राइम के स्पॉट के एट द स्पॉट की वो कहानी होती है। उस इंसान के साथ जो उस टाइम बीती है, उसकी जो फीलिंग्स है वो वहाँ पर निकलती हैं उसकी कंप्लेंट के टाइम पर। मान लीजिए आज कोई ऑफेंस होता है, किसी के फैमिली पर्सन का आज मर्डर हो गया, मान लीजिए फॉर एन एग्जांपल। तो जो जिस फैमिली के पर्सन का मर्डर हुआ है, तो उस जिसके सामने वो मर्डर हुआ है, वो अगर एट द स्पॉट ही जाकर पुलिस स्टेशन में एफआईआर लिखवाएगा, तो जो वो इन्फॉर्मेशन देगा वो बिल्कुल ठीक देगा कि मेरे सामने वो दूसरा पर्सन जो था उसने इस तरीके से फायर किया, उसका ये हुलिया था, ये उसकी शक्ल थी, ऐसी थी, उसका ये रंग ढंग था, ऐसा था, वो उसके ऐसे कपड़े थे, उसने पिस्टल निकाली, उसने उस पर फायर किया, उसने उसके साथ बदतमीजी से बात की, दूसरा बंदा तो सॉरी बोल रहा था लेकिन फिर भी उसने नहीं सुनी। तो जो भी कहानी है XYZ, तो जो भी स्टोरी होगी वो वहाँ पर वैसी की वैसी वहाँ पर सुना देगा। तो इसका भगवान सिंह का जो मोटिव था वो यही था। फिर इसके अंदर इसी के अंदर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि क्या विक्टिम ही सिर्फ एफआईआर करवाएगा? विक्टिम का मतलब जिस पर्सन के साथ बीती है, क्या वही ही एफआईआर करवा सकता है? मान लीजिए आज मेरे साथ कोई चोरी डकैती हो गई मेरे पास से, तो क्या सिर्फ मैं ही वो एफआईआर करवा सकता हूं? तो इसका आंसर नो है,
क्योंकि एफआईआर के अंदर सेक्शन 154 के अंदर ये नहीं लिखा गया है कि सिर्फ विक्टिम ही उसकी कंप्लेंट करवाएगा, वहां पर लिखा गया है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो है वो कोई भी पर्सन यहां पर दे सकता है। तो यहां से इस बात का ये बात निकलती है। और ये जो मैं आपको बात बता रहा हूं कि वहां पर जो वर्ड फर्स्ट इंफॉर्मेशन यूज्ड है, तो ये हमारा उड़ीसा हाई कोर्ट की जजमेंट थी, उसके अंदर भी यहां पर ये कोट किया गया था। अब जो हमारे पास अगला क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि लीगल स्टेटस क्या है एफआईआर का। देखिए, लीगल स्टेटस जानने के लिए कि तो ये कहा जाता है कि क्या जो एफआईआर है वो सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस है क्या। सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस का मतलब क्या एफआईआर पे हम टोटली रिलाई कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर ये लिखा गया है कि जो एफआईआर है वो बिल्कुल भी सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं है, और ये जो है कोरोबोरेट या कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए यूज़ की जा सकती है सिर्फ उसी के लिए जो एफआईआर रजिस्टर करवा रहा है। एफआईआर कभी भी उस पर्सन के लिए यूज नहीं की जा सकती जो कि एफआईआर नहीं करवा रहा। जो पर्सन एफआईआर करा रहा है उसी को आप कोरोबोरेट कर सकते हैं, उसी को कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हैं। तो एफआईआर के अंदर अगर आपको ये कहते हैं कि ये पर्सन भी मेरे साथ था, इसने भी ये क्राइम किया है, तो उसके लिए भी वो सारी की सारी कहानी यूं की यूं कॉपी पेस्ट नहीं हो जाएगी, उसके लिए वो अप्लाई नहीं होगी। तो यहाँ पर जो भी उसके विटनेसेस होंगे, जो भी उसके गवाही होगी कि भाई ये भी मेरे साथ था, इसने भी देखा है, तो ये नहीं कहा जाएगा कि अगर तुमने देख लिया तो इसने भी देख लिया। तो इसके लिए हमारे पास कुछ केस हैं, वो नोट करें आप। दामोदर प्रसाद वर्सेस स्टेट 1972 का है सुप्रीम कोर्ट का, और ये नित्तर सेन वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का 1976 सुप्रीम कोर्ट, कपिल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1990 सुप्रीम कोर्ट। तो इसी में यही कहा गया था कि जो एफआईआर है वो सब्सटेंटिव पीस ऑफ जो एविडेंस है वो डिस्क्रेडिट होता है, वो टेस्टिमनी जो है उसकी बाकी विटनेसेस की आप उससे नहीं कर सकते, वहाँ पर वो परमिशन नहीं है। तो इसके ऊपर एक और केस है मेरे पास, जॉर्ज वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का 1998 सुप्रीम कोर्ट का, और कुमार प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी का। जो एक कुमार प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी है, इसमें यही हेल्ड हुआ था कि जो एफआईआर है वो जो आपकी टेस्टिमनी है वो सिर्फ अपनी ही कोरोबोरेट करवाने के लिए हो सकती है, ना कि दूसरे पर्सन के लिए। दूसरे पर्सन की विटनेसेस जो गवाही है उसके लिए आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ से इस केस में ये क्लियर कर दिया गया था। अब एक बात आती है अगला, क्या कोई पुलिस ऑफिसर एफआईआर जो अगर कोई कन्फेशनल है वो रजिस्टर करने से मना कर सकता है क्या। मान लीजिए कोई ए पर्सन है, वो आज पुलिस स्टेशन में चला गया, कन्फेस करता है कि जी मैंने ये क्राइम किया है, तो क्या पुलिस उसको मना कर सकती है कि हम उसे एफआईआर रजिस्टर नहीं करेंगे। तो इसका आंसर नहीं है। इसके ऊपर केस लॉ नोट कर लीजिए, स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजन लाल का है 1992 सुप्रीम कोर्ट का। इसमें क्या हुआ था, इसमें यही बताया गया था कि जो पटिशनर है अगर वो अप्रोच करता है पुलिस को कि भाई मेरी जो प्रेज है वो प्रे करता है कि मेरी एफआईआर वहाँ पर रजिस्टर कर लें, तो वहाँ पर पुलिस के पास कोई और ऑप्शन नहीं है कि भाई उसे मना कर दें, क्योंकि यहाँ पर 154 में कहीं नहीं लिखा कि पुलिस जो है वो उस पर सोच सकती है, वहाँ पर उन्हें क्लियरली रजिस्टर करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द जीरो एफआईआर। जीरो एफआईआर की हम जब यहाँ पर बात कर लेते हैं तो जीरो एफआईआर का मतलब होता है कि मान लीजिए ऑफेंस होता है ए के ज्यूरिसडिक्शन में, लेकिन आप एफआईआर लिखवाते हैं बी पुलिस स्टेशन की ज्यूरिसडिक्शन में। तो यहाँ पर जो बी पुलिस की आप स्टेशन में आप बी पुलिस स्टेशन में आप एफआईआर लिखवा रहे हैं, कंप्लेंट कर रहे हैं, तो क्या वहाँ पर वो कंप्लेंट हो सकती है। तो उसे जो वहाँ पर करेंगे वो होती है जीरो एफआईआर, क्योंकि इसका रीज़न क्या है जीरो एफआईआर का, कि जो आपकी कंप्लेंट है वो आपके ज्यूरिसडिक्शन में ना लिखवाकर आप दूसरे के ज्यूरिसडिक्शन में लिखवाते हैं, तो उसे हम जीरो एफआईआर बोलते हैं। तो वहाँ पर जीरो एफआईआर के लिए हमारे पास एक केस है, स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस पी रामुलू 1993 सुप्रीम कोर्ट का। देखिए सारे के सारे मैं अथॉरिटी आपसे आज डिस्कस कर रहा हूँ, कंप्लीट वीडियो मेरी आज अथॉरिटीज़ पर है, जिससे कि आपको ये पता लगे कि एफआईआर की इंपॉर्टेंस क्या है। ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स में यहाँ से आपको क्लियर कर रहा हूँ। देखिए स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस पी रामुलू 1993 सुप्रीम कोर्ट का केस है। इसमें क्या है कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर जो है वो रिफ्यूज़ करता है तो वो रिफ्यूज़ वहाँ पर नहीं कर सकता, कि पुलिस ऑफिसर जो है वो जीरो एफआईआर रजिस्टर करने से बिल्कुल भी मना नहीं कर सकता। वो क्या करेगा, जीरो एफआईआर के लिए वो अपनी डेली डायरी में उसकी एंट्री करेगा, उसकी कंप्लेंट को नोट करेगा और उसे वहाँ फॉरवर्ड कर देगा जहाँ की वो जुरिसडिक्शन बनती है। तो ये हमारा केस लॉ जो है इस बात से हमारा यहाँ पर क्लियर करता है। अगला पॉइंट जो हमारे पास आता है वो आता है वैल्यू ऑफ एफआईआर का। देखिए वैल्यू ऑफ एफआईआर से आप क्या समझते हैं कि एफआईआर की वैल्यू क्या है।
देखिए हमारे नॉर्मली सेइंग क्या होती है कि एफआईआर की कोई वैल्यू नहीं है, कोर्ट में इसकी कोई मानता नहीं है, कोई इसकी वैल्यू नहीं है, कोई इसकी कंसिडरेशन नहीं है। एफआईआर जो लिखी है, ना ही जो पुलिस को स्टेटमेंट दी है, ना उसकी वैल्यू है। तो एफआईआर क्या है ये, क्यों है ये एफआईआर? मतलब फिर इतना ही अगर उसका है कि एफआईआर होनी ही नहीं चाहिए, पुलिस जानबूझ के झूठी कहानियां बनवा देती है, ऐसा कहते हैं, तो इसको रजिस्टर क्यों करवाते हैं? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको इसके लिए कुछ अथॉरिटीज़ बताऊंगा जो कि आपको इस माइंडसेट को क्लियर करेंगी कि एफआईआर की इंपॉर्टेंस क्या है, एफआईआर की वैल्यू क्या है। देखिए, जो मैं वैल्यू ऑफ एफआईआर की आपसे बात कर रहा हूँ, इसमें एक कुछ बात मैं आपको कहना चाहूँगा, वो ये है कि जो एफआईआर की है वैल्यू, एफआईआर है वो हमारी फर्स्ट वर्जन होती है इंसिडेंट की। फर्स्ट वर्जन जब हम इसको कह देते हैं तो मतलब क्या होता है कि यहाँ हमने सारी अपनी जो कहानी है वो हमने सबसे पहले बताई है। तो इसके अंदर हम क्या मानते हैं कि जैसे ही कोई इंसिडेंट होता है तो इंसान अपने हक के लिए कहाँ जाता है? पुलिस स्टेशन में। जब वो पुलिस स्टेशन में जाता है तो जैसी उसकी कहानी है वो वहाँ पर जाके बयां कर देता है। उसने अपनी स्टोरी बता दी, पुलिस ऑफिसर उसको नोट डाउन कर लेते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि वो जो कंप्लेंट है वो आपकी उसी टाइम की होनी चाहिए, उसी इंसिडेंट की होनी चाहिए। बट अगर यहाँ पर कोई डिले हो गया, मान लेते हैं कि आज कोई इंसिडेंट हुआ, आज किसी पर्सन के घर में चोरी हो गई, वो 2 दिन तक घर बैठा रहा, वो तीसरे दिन जाता है पुलिस स्टेशन में कि जी मेरे घर 2 दिन पहले चोरी हुई थी, तो यहाँ पर क्या आ जाता है? वो हो जाता है डिले ऑफ एफआईआर। तो इसका मतलब क्या निकलता है कि मान लीजिए अगर कहीं डिले है तो वहाँ कंकॉक्शन का वो कोई डाउट चला जाता है कि वहाँ पर ये माना जाता है कि वहाँ एफआईआर जो है वो थोड़ी सी चेंज करी गई होगी, स्टोरी बनाई गई होगी। जो कंप्लेनेंट है वो हो सकता है किसी से अप्रोच कर गया हो, वकील की सलाह ले ली हो या किसी और पर्सन की सलाह ले ली हो, जिससे कि वो कंप्लेंट अपनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनवा ले। तो ये थोड़े से डाउट जाते हैं। तो यहाँ से हमारा इसमें से वैल्यू में से एक अगला पॉइंट जो निकलता है वो आता है कि इफेक्ट ऑफ डिले, कि डिले ऑफ एफआईआर का क्या मतलब है। देखिए, जब हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं डिले ऑफ एफआईआर, डिले ऑफ एफआईआर का मतलब है कि अगर कोई पर्सन ने एफआईआर लेट करवाई तो या तो वो उसको सफिशिएंटली एक्सप्लेन कर दे। अगर वो सफिशिएंटली उसको एक्सप्लेन कर देता है तो डिले सेटिस्फाइड है, तो कोर्ट मान लेगी कि हाँ, हम मानते हैं आपकी बात कि आपने डिले हुआ है, आप बिल्कुल उलझ गए थे उस सिचुएशन में, तो वहाँ आप उसको रजिस्टर नहीं कर पाए। तो अगर वो लेकिन वहाँ पर डिले एक्सप्लेन नहीं कर पाता तो वहाँ क्वेश्चन ऑफ डाउट अराइज होता है। क्वेश्चन ऑफ डाउट से क्या होता है कि जो एफआईआर पे रिलायबिलिटी होती है, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो एफआईआर के अंदर मटेरियल दिया है तो उसमें कोर्ट थोड़ा डाउट लेकर चलती है कि ये गड़बड़ है, यहाँ पर कहानी बनाई गई है। तो देखिए, यहाँ पर हमारे पास एक केस है राम कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 1995 सुप्रीम कोर्ट का। इसमें यह कहा गया है कि एफआईआर जो है वो जल्दी से जल्दी रजिस्टर करवाई जाए। अगर वहाँ पर रजिस्टर नहीं करवाई गई है जल्दी, तो वहाँ चांसेस हो जाते हैं कि वहाँ सस्पिशन अराइज होता है कंकॉक्शन का या एम्बेलिशमेंट का। लेकिन हाउएवर यहाँ पर यह भी कहा गया है, लेकिन सारे के सारे डिले जो हैं वो जो है अगर एक्सप्लेन हो गए तो कोई सीरियस बात नहीं है वहाँ पर, कि अगर डिले हो भी गया तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं बनाया गया है। तो यहाँ से ही हमारा इस केस के अंदर ये क्लियर किया गया था डिले ऑफ एफआईआर को लेकर। तो इसी जो मैंने डिले ऑफ एफआईआर की, अगर मैंने जैसे आपको बताया था कि सफिशिएंटली एक्सप्लेन कर देते हैं, तो सफिशिएंटली एक्सप्लेन करते हैं, तो ये जो हमारी बात करी गई है कि अगर आप सफिशिएंटली एक्सप्लेन कर देते हैं तो डिले आपका वहाँ पर कंसिडर हो जाता है। वो था सैयद अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का 1995 सुप्रीम कोर्ट का। तो अब हम इसके ऊपर अगला पॉइंट लेकर आते हैं कि डिले कितना डिले हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास एक केस है हरपाल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ देवेंद्र सिंह 1997 सुप्रीम कोर्ट का। कौन सा? हरपाल सिंह वर्सेस देवेंद्र सिंह 1997 सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पर क्या था कि इस केस में क्या हुआ, देखिए, इसमें जो एक पर्सन का एक्सीडेंट हुआ, तो उस पर्सन की लाइफ बचाने के लिए वो जो दूसरे आदमी थे उसे ले गए हॉस्पिटल वगैरह में। तो वहाँ पर जो वो डिले हुआ उसको लेके जाने में, उसको वहाँ उसका ट्रीटमेंट कराया, उसके बाद जो एफआईआर करवाई है, तो उस डिले को वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कंसिडर किया है कि ये बिल्कुल ठीक डिले है। इसके ऊपर एक और केस है मेरे पास, बी शोभा राव वर्सेस पीपी ऑफ आंध्र प्रदेश 1997 सुप्रीम कोर्ट का। तो इस केस में बेसिकली क्या हुआ था, ये केस था हमारे पास कि
यहाँ पर एक कुछ पर्सन ने मर्डर देख लिया, बहुत ही ज़ाती से मारा गया था वो इंसान, तो बहुत ही बुरे तरीके से मारा गया। तो उसके अंदर वो पर्सनों ने जब उसका मर्डर देख लिया तो वो रात को छुप कर बैठ गए डर के मारे। तो अगले दिन सुबह वो पुलिस स्टेशन जाते हैं और अपनी एफआईआर लिखवाते हैं। तो वहाँ पर वो जो डिले हुआ है सारी रात का, तो वो सफिशिएंटली एक्सपीरियंस सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि हाँ वहाँ पर उन्होंने घासली मर्डर देखा, तो वो डर के मारे वहाँ पर छुप गए। तो अब हम अगला इसमें पॉइंट लेकर चलते हैं जो कि इंपॉर्टेंट आता है कि अगर कोई सेक्सुअल हरासमेंट के ऊपर अगर कोई डिले होता है तो वहाँ पर क्या कितना डिले कंसिडर करते हैं। देखिए जो ये ऑफेंसेस हैं ये बहुत ही ज़्यादा हीनियस ऑफेंसेस हैं। इन ऑफेंसेस को सुप्रीम कोर्ट बहुत ही डिफरेंट लेवल पर देखती है। इसके लिए केस है ओम प्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2011 सुप्रीम कोर्ट। इसके अंदर क्या हेल्ड हुआ, इसके अंदर यही बताया गया कि जो रेप केसेस होते हैं, जो सेक्सुअल ऑफेंसेस केस होते हैं, इनको बहुत ही डिफरेंट तरीके से देखा जाना चाहिए। इनका हम डिले जो है वो हम जितना भी हो उसे कंसिडर करेंगे, क्योंकि देखिए हमारा जो ये रेप से रिलेटेड लॉ है ये हम अपने इंडियंस के ऊपर फॉलो करते हैं। देखिए हमारा कल्चर क्या है, ये कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के थ्रू कि जो पेरेंट्स होते हैं वो इज्जत बचाने के लिए रुक जाते हैं कि हमारी बेइज्जती होगी, हमारी इंसल्ट होगी, तो वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए वहाँ डिले कर देते हैं, वो सोचते हैं, वो डिसीज़न लेने में टाइम लेते हैं। तो इसीलिए इन केसेस को बहुत ही डिफरेंट लेवल पर ट्रीट करती है सुप्रीम कोर्ट। बहुत ही ये कहेंगे कि एक तरीके से नाजुक जो होते हैं इनको बहुत ही डेलिकेट माना जाता है, क्योंकि वहाँ पर लड़के की जो रिस्पेक्ट है वो बहुत सुप्रीम हो जाती है। तो जो क्रिमिनल होता है उसको कोई रिस्पेक्ट की अपनी परवाह नहीं होती इन चीज़ों में। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर क्लियर किया है कि इनके लिए डिले हम जो है जितना भी होगा उसे हम कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर जो फैमिली की और गर्ल की रिस्पेक्ट है वो यहाँ पर कंसिडर करनी है कि वो बची रहे और उसके लिए उसको इंसाफ मिले, इसीलिए वो थोड़ा शांत है। ठीक है, तो चलिए अब हम इसमें एक क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या हमारा जो डिले है, अगर कोई डिले ऐसा है कि सफिशिएंटली एक्सप्लेन मान लीजिए नहीं हो पाया, नहीं कर पाता है, पर्सन फेल हो जाता है, तो क्या वो जो केस है वो वहीं डेड हो जाएगा। तो इसके लिए मेरे पास एक केस है ओम प्रकाश वर्सेस यूपी का 2009 सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें कहा गया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि इन्होंने इसमें क्लियर कर दिया कि एफआईआर का जो सेक्शन है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट का 154, वहां पर कहीं भी नहीं लिखा कि एफआईआर इस टाइम पीरियड के अंदर रजिस्टर करवाई जाए। ऐसा कहीं नहीं लिखा कि 1 घंटे के अंदर करवाएं, 2 घंटे के, 1 दिन के, 2 दिन के अंदर। उन्होंने तो बस इतना कहा है कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट देनी है। तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो रिपोर्ट है वो किसी भी टाइम दी जा सकती है, वो पर्सन की अपनी मर्जी है। तो यहाँ पर 2009 में भी इस बात को क्लियर कर दिया गया। तो आई होप कि आपको जो दोनों कॉन्सेप्ट मैंने समझाए हैं, डिले का भी और डिले एक्सप्लेन कर दिया तो भी, अगर डिले एक्सप्लेन नहीं किया तो उसके ऊपर भी, ये सारी बातें आपको समझ आ गई होंगी। अगर नहीं समझ आई है तो इसको एक बार रिपीट कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट निकलते हैं। फिर उसके बाद हमारा पॉइंट आता है कि एफआईआर के अंदर क्या क्या होना चाहिए। एफआईआर के अंदर ये कहा गया है कि एफआईआर के अंदर सारे रेलिवेंट जो पॉइंट्स हैं वो होने चाहिए। एफआईआर जो है एक टोटल विकिपीडिया ना हो, एक विकिपीडिया ना होकर एक क्रक्स की एक स्टोरी ज़रूर हो, लेकिन उसके अंदर क्या हो, क्या इंसिडेंट हुआ, किसके साथ हुआ, आपका क्या रिलेशन है, किसने किया, क्या स्टोरी थी, उनके पास क्या क्या आर्म्स थे, क्या क्या चीज़ें थी उनके पास, कैसे हुआ, क्या टाइमिंग थी, क्या सिचुएशन थी, क्या बात हुई। तो ये सारी बातें जो भी एक रेलिवेंट बातें निकलती हैं कि जो एक ज़रूरी हैं एक एफआईआर के अंदर होनी चाहिए, जो कि एक स्टोरी को एक स्ट्रॉन्ग बनाती हैं, तो वो सारी बातें यहाँ पर लिखी जानी चाहिए। तो यहाँ पर अब इसके बाद हम आते हैं कि क्या एफआईआर एक डाइंग डिक्लेरेशन हो सकती है क्या। जो मैंने आपको पीछे बात बताई है हमारी एफआईआर के अंदर क्या क्या कंटेन होना चाहिए, उसके लिए 2 केस लो हैं, वो लिख लें आप। कृष्णा मूर्ति वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2002 सुप्रीम कोर्ट, और यह है अलगर सामी वर्सेस स्टेट ऑफ डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस 2001 सुप्रीम कोर्ट का। ये दोनों केस हैं, उससे रिलेटेड आप इसको चाहें तो पढ़ सकते हैं। नोट डाउन कर लें, नोट डाउन भी आपके लिए सफिशिएंट रहेगा एक आंसर में लिखने के लिए। बहुत ही ज़्यादा मैं आपको मटेरियल दे रहा हूँ, बहुत ही सफिशिएंट मटेरियल। अगर आप नोट करेंगे, आप नोट्स बना ही रहे हैं प्रॉपर, मैं उम्मीद करता हूँ, तो आपको पता लग रहा होगा कि कितना ज़्यादा मटेरियल मैंने आपको दे दिया, कितने सारे केस लॉज मैंने आपको दे दिए। तो मैं आपसे बात कर रहा था कि क्या एफआईआर डाइंग डिक्लेरेशन हो सकती है क्या।
बिल्कुल, इसके लिए मेरे पास एक केस है धर्मपाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का 2008 सुप्रीम कोर्ट का। तो यहां पर क्या हुआ कि जो इंजर्ड पर्सन था, मरने से पहले वो डिक्टेट करता है एफआईआर पुलिस को, और वो अपना वहां पर अंगूठा लगा देता है, थंब इंप्रेशन लगा देता है। तो वहां से वो एक डाइंग डिक्लेरेशन बन गई अंडर सेक्शन 32 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। तो यहां से मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो ये डाइंग डिक्लेरेशन वाला है ये आपको समझ आ गया होगा। अब हम लास्ट पॉइंट पर अपने आते हैं। आज की वीडियो को एंड करने से पहले एक लास्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे, वो है क्रिप्टिक एफआईआर से। व्हाट अबाउट क्रिप्टिक एफआईआर? व्हाट इज क्रिप्टिक एफआईआर? क्रिप्टिक एफआईआर जो है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट निकल जाता है, क्योंकि ये 10 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए आ जाता है जुडिशरी के अंदर। 10 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है इससे, क्रिप्टिक एफआईआर से। क्रिप्टिक एफआईआर क्या होती है? देखिए, क्रिप्टिक एफआईआर क्या होती है मैं आपको बताऊं कि जैसे मान लीजिए मैं पुलिस ऑफिसर हूं, एक प्रिजम्पशन लेकर चलते हैं। एक इंसान मुझे फ़ोन करता है पुलिस स्टेशन में कि सर ऐसे ऐसे करके कोई स्टोरी हो गई है, वहाँ पर एक पर्सन का मर्डर हो गया। तो वहाँ पर जो मर्डर हो गया, वो जो मैसेज हमें मिला है, तो उस मैसेज के बेस पर पुलिस जो है वो एफआईआर रजिस्टर नहीं करेगी। पुलिस उसमें क्या करेगी? फिर पुलिस उसमें उस स्पॉट पर जाएगी, उस स्पॉट को इन्वेस्टिगेट करेगी, और वहाँ पर अगर देखती है कि ऐसा कुछ हुआ है, तो वहाँ जो पुलिस ऑफिसर है वो कंप्लेनेंट बन जाता है। पुलिस ऑफिसर खुद से अपना रुक्का भेजते हैं, उसे बोलते हैं रुक्का भेजना। तो उसमें रुक्का भेजा जाता है अपने ऑफिस अपने स्टेशन में, तो वहाँ पर वो जो है एफआईआर वो पुलिस ऑफिसर की तरफ से हो जाती है। तो इसके ऊपर हमारे पास एक केस है पताई वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का 2010 सुप्रीम कोर्ट का। तो इसमें क्या था कि जो क्रिप्टिक मैसेज है, तो ये इसको हम एफआईआर नहीं कर सकते। तो ये कुछ क्वालिफिकेशंस हैं, तो वहाँ पर अगर वो कुछ ऐसी होती हैं, कुछ क्वालिफिकेशन पूरी होती हैं, तो वहाँ पर तभी ही हम उसके एफआईआर ले सकते हैं। या तो जैसे कि उसकी क्लाइंट जो है उसकी इंफॉर्मेशन हो या कोई और बात हो, तो इससे रिलेटेड कुछ हमारे पास यहाँ पर ये सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटीज़ ने क्लियर किया गया है। एक और है मेरे पास सुरजीत सरकार वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 2013 सुप्रीम कोर्ट का। तो यही कुछ हमारे बातें थी। तो आई होप ये, मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से आपको ये बात क्लियर होगी। तो एक और इसमें एक लास्ट पॉइंट आता है, एक और क्वेश्चन अराइज होता है, वो ये है कि क्या एक एफआईआर पब्लिक डॉक्यूमेंट है क्या? तो इसका जवाब बिल्कुल हाँ में है। इसके लिए मेरे पास एक केस है, वो है जयंत भाई वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात का 1992 गुजरात हाई कोर्ट का। इसमें यही कहा गया है कि जो एफआईआर है वो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, और जो कंप्लेनेंट है उसको एक उसकी कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। अगर उसे फ्री ऑफ कॉस्ट उसकी कॉपी नहीं दी गई है, तो वो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट है, और वो आर्टिकल 21 की वायलेशन में आता है। तो उम्मीद करता हूं कि यहां से आपको एफआईआर का जो टॉपिक है, इतना वास्ट मैंने आपको यहां पर प्रोस्पेक्टिव दिया है, शुरू से लेकर एंड तक। एफआईआर कौन रजिस्टर करेगा और एफआईआर की वैल्यू क्या है, क्रिप्टिक एफआईआर पे मैंने एंड कर दिया। उसके बाद मैंने आपको ये भी बता दिया कि क्या ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है। देखिए कितना सारा मैंने वाइडर टॉपिक आपके लिए कवर करा है। नियर अबाउट मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने 15 से 20 आपको जजमेंट दे दी होंगी इसमें, और आपने सभी के सभी वो जजमेंट्स नोट करी होंगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है फ्रेंड्स, तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपका एक लाइक मुझे बहुत हेल्प करता है, आपका यही सपोर्ट हमें चाहिए। और आप प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि बाकी पब्लिक को भी इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन पता रहे। आपका एक छोटा सा शेयर हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पर्सनली पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।